um, हाय एवरीवन। थोड़ी देर में आपके साथ चिन्मय त्रिपाठी और प्रीति दोनों जुड़ने वाले हैं। तो अभी मैं सेटअप ही कर रही हूँ, तो आप चाहें तो 4 बजे भी आ सकते हैं। हेलो संज्ञा, हेलो ऋषिकेश। आ गए। Hi Rishikesh. So today, so there is a series going on, and the series is about education, language, literature, children literature, and its impact on various things, like it in our day-to-day life and other things. So today's special guest is Chinmay Tripathi, who is also a singer, writer, and she does many other things, choreographer, etc., etc. So we'll be talking about how music can impact our own lives, and it can impact the world around us, including language and many other things. So if you wish, then stay and just wait for 4 o'clock, and she'll be joining soon. मेरी आवाज आपको आ रही है? Perfect. मुझे बहुत धीरे आ रही है। But it's quite audible. हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से सुन रहा है। अभी जितनी देर में चिन्मय ज्वाइन करेंगी, 4 बजे तक, तो आई होप इफ यू वांट टू ज्वाइन अगेन तो कर सकती है। नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है। हम्म, तो सभी लोगों को गपोड़िए की तरफ से नमस्कार। और हमारी चर्चा कुछ शुक्रिया नानक मत्ता से। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, कमलेश जी या बच्चे या जो भी हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ हैं, तो शुक्रिया ये बताने के लिए कि हमारी आवाज आ रही है। हमने सेटअप थोड़ा सा पहले ही इसीलिए लगा लिया क्योंकि कई बार तकनीकी ग्लिचेस जो हैं वो आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप 4 बजे तक रुकेंगे और चिन्मय जी से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस दौरान आपके प्रश्न यदि कोई हैं, तो आप जरूर उन प्रश्नों को यहाँ पर लिखें, या कोई और कमेंट या टिप्पणी आप करना चाहें या विचार साझा करना चाहें तो जरूर कीजिए। इसके अलावा हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन के दौरान नहीं, लेकिन जब हम पूरी चर्चा को समेट रहे होंगे, तो जो दर्शक और जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं हमारी आज की जो अतिथि हैं चिन्मय से। तो आप अपने प्रश्नों को भी तैयार रखें, और हो सके तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसे जरूर साझा कर दें, ताकि हम आपको जोड़ सकें उस संवाद से। तब तक के लिए मैं म्यूट पर जा रही हूँ। मैं ये जो लिंक है उसे भी शेयर कर देती हूँ, लाइव का जो लिंक है हमारे।
हमारे साथ अभी जो साथी जुड़े हुए हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि चिन्मयी जो हमारी आज की अतिथि हैं, वे संगीतकार हैं, वे गीतकार हैं, वे सुनाती हैं, संगीत बनाती हैं और बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसके प्रयोग से भी संगीत का एक अद्भुत पेशकश सबके सामने लेकर आती हैं। खास बात ये भी है कि उन्होंने हमारी पुरानी कविताओं को वापस जीवंत किया है। आपके लिए एक प्रश्न ये जरूर है कि क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत हमारे लिए, संगीत वैसे तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, पर ये संगीत जो हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं, वो कविताएं जो हम याद करते आए हैं, दोहे जो हमें शायद रटवाए गए हैं, क्या उनका कोई गीत से जुड़ाव हो सकता है और वो जुड़ाव कितना खूबसूरत हो सकता है और कितना प्रभावशाली हो सकता है, और वो हमारे लिए किस तरह जरूरी है, उस पर आप जरूर सोचें, क्योंकि आज के इस पूरे सेशन में हम उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और उसके साथ ही मैं उनके कुछ गीत शायद आप लोगों के लिए चला सकती हूँ, सुनाए जा सकते हैं आप लोगों को। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी। शुक्रिया आमिर। चिन्मय ज्वाइन तो कर लिया है, बट आई थिंक वो ज्वाइन, इनवाइट किया है मैंने उन्हें। वो प्रोसेस में होगी ज्वाइन करने की। अ, हमने चिन्मय को भेजा भी है, और चिन्मय ने भी हमको भेजा है और हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, मैंने एक्सेप्ट तो करा है पर चिन्मय आ नहीं पा रही है शायद ना। एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन चिन्मय, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो एक बार आप कैंसिल कीजिए, मैं भी एक बार आपको दोबारा भेजने की कोशिश करती हूँ। अक्सर ऐसा ये करता है शुरुआत हाँ। में, ज्वाइन नहीं करता।
चिन्मय, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आ रही है क्या? हाँ, फाइनली। वेरी वार्म वेलकम चिन्मय। शुक्रिया। हम आपका गाना ही सबको सुना रहे थे। आई थिंक फिर से एक छोटा सा गाना जो है वो हम सुना देते हैं सबको। आप जहाँ से भी गाना सुना रहे हो उसको थोड़ा स्पीकर के पास रखना, बीच अच्छा, बीच कम में आ रही है? आवाज। हाँ। हम्म। हेलो रजनीश। लास्ट करा ना। आई एम सो सॉरी। पेड़ नहीं तुम दरजी, हे पेड़ नहीं तुम दरजी, तुमने से हौसले टूटे हमारे, तुमने से हौसले टूटे हमारे, धूप से तो बिखर गए, कतरन कतरन छाया, धूप से तो बिखर गए, कतरन कतरन छाया, तुम पेड़ नहीं तुम दरजी, तुम पेड़ नहीं तुम दरजी। रंग बनाए पानी से आकाश, मिट्टी रंग हवा पानी को जोड़ा दिया तराश, मिट्टी रंग हवा पानी को जोड़ा दिया तराश, तुम पेड़ नहीं तुम दरजी, तुम पेड़ नहीं तुम दरजी। बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय, आपने हमें इतना खूबसूरत गाना जो है रच के दिया। हालांकि सुशील जी की कविता है ये, पर गीत के रूप में आपने ही इसे साकार किया है। तो उसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं फिर से गपोड़िए पर। अपना समय निकालकर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत खुशी है, और मुझे तो ये इस गपोड़िया का नाम इतना पसंद है कि मैं चाहती थी कि मैं इसमें कुछ करूं। आप क्या करता मुझे ये बताओ। जी, पर हम इससे पहले अपने सभी साथियों को बता देते हैं कि 4:01 हो चुका है और हम सभी जुड़ चुके हैं चिन्मय से यहाँ लाइव इंस्टाग्राम पर। और चिन्मय जो है उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा एक परिचय, शायद वो परिचय इस पूरी तरह से उनके लिए, उनके बारे में बताने के लिए काफी नहीं होगा, पर कुछ लाइनें जो हमारे पास पंक्तियां हैं उनके बारे में वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चिन्मय त्रिपाठी एक संगीतकार हैं, गीत और कविताएं लिखती हैं। मूलतः मध्य प्रदेश से हैं और कुछ वर्षों तक उन्होंने दिल्ली में ही एक मीडिया कंपनी में काम किया और फिर मुंबई में रहने चली गई। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो काव्य राग के नाम से बहुत मशहूर है, और वहां पर आप जब जाएंगे तो गजब की कविताएं जो गीत के रूप में उन्होंने रखी हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। और अक्सर उन्होंने देश विदेश में भी अपने संगीत की प्रस्तुतियां दी हैं। और पिछले वर्ष उन्होंने अपना पहला कविता संकलन अपनी कही के लिए अमर उजाला थाप पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अपने गीतों के लिए वो काफी सारे अवार्ड्स पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। और इस वर्ष उनका नया कविता संग्रह 8वें माले पर स्वाधिष्ठान वाणी प्रकाशन से आने वाला है। शायद आ भी गया है, ऐसा भी कुछ है शायद जिनमें, या भी हाँ आ गया है। डिजिटल कॉपी आ गई है, हाँ, फिजिकल कॉपी नहीं आई। तो आप जल्दी ही उनकी कविताएं भी पढ़ने को आप सभी को मिलेंगी। चिन्मय कुछ फिल्मों और वेब शोज के लिए संगीत भी दे चुकी हैं। संगीत और कविताओं के अलावा चिन्मय को यात्रा
करना जीव जंतुओं और भोजन में गहरी रुचि है। इसके साथ ही मैं चिन्मय को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि यदि वो भी अपने बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को, दर्शकों को कुछ बताना चाहें और कुछ नया बताना चाहें जो हमने अभी तक नहीं बताया है, तो वो जरूर बताएं। जी, तो मैं तो यही बताना चाहूंगी कि मेरी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी यात्रा रही है, बहुत सीधी नहीं रही है। तो मैंने बचपन से संगीत सीखा और कविताएं लिखने में रुचि थी, पढ़ने में रुचि थी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल करियर उसको नहीं चुनने का सोचा था बचपन से। तो मैंने अपनी लंबी चौड़ी पढ़ाई की, एमबीए वगैरह किया, मीडिया में काम भी किया। उसके बाद मैं बहुत घूम फिर के वापस अपने एक रास्ते पर आई हूँ, और अब जो मैं काम कर रही हूँ उसका नाम है काव्य राग, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो उसमें कविताओं और संगीत का मिश्रण है। तो एक क्रिएटिव जर्नी है और एक यात्रा है जिस पर अब मैं हूँ, तो उसके बारे में हम कुछ बातें कर सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें कि चिन्मयी जो आज हमारे साथ हैं, उसका पूरा एक सफर रहा है चिन्मयी का, और ये सफर हमारे बचपन से ही शुरू होता है। हम बड़े होकर क्या होते हैं और क्या होना चाहते हैं, इसकी गहरी पैठ हमारे बचपन में से जुड़ी होती है, हमारे जीवन से जुड़ी होती है। वो जो हमारे आसपास का समाज होता है, वो जो हमारे आसपास की दुनिया, परिवार, मित्र और कई सारे लोग जो हमसे जुड़े होते हैं, उसके साथ जुड़ा होता है। तो हम चिन्मयी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसके अपने बचपन के बारे में सबको बताएं, क्योंकि हमसे बहुत सारे बच्चे भी जुड़ते हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ जुड़ते हैं और टीचर्स भी यहाँ आते हैं और बाकी दर्शक भी लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। जी, तो मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ, और हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे, क्योंकि मेरे पिता संस्कृत के प्रोफेसर थे उस टाइम पे। अब तो रिटायर हो गए हैं, स्कॉलर हैं वैसे। और मेरी माँ भी हिंदी विभाग में पढ़ाती थी वहाँ पे। तो हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे, और घर में बहुत साहित्यिक रुझान वैसे भी था, क्योंकि संस्कृत, हिंदी, इन सब का हम लोगों के ऊपर वो था, प्रभाव था। और तो घर में किताबें बहुत सारी थी, मतलब कि कम से कम आप समझ लीजिए कि 2-3 हज़ार किताबें हमारे घर में उस समय होंगी। वाह। हम लोग की पूरा घर जो था वो एक किताबों की गुफा जैसा लगता था। तो पहली तो मेरी यही उसकी याद है, घर की। और अगर आप लोगों में से कहीं कोई गया हो सागर विश्वविद्यालय, तो उनको पता होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत खूबसूरत है। वहाँ का पूरा जंगल है, पहाड़ी पर है, बहुत सारे जानवर वहाँ पे हैं। मोर, खरगोश, हिरण वगैरह तो आते ही हैं। कभी कभी तो वहाँ पे बाघ, शेर, ये सब भी आ जाते हैं, चीते वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पास में ही है। तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक माहौल बहुत खूबसूरत था, प्रकृति बहुत आसपास, और पेड़ पौधे, जंगल, सब कुछ। तो बहुत हरा भरा, खुशहाल वाह। बचपन था मेरा। और पढ़ाई और साहित्य और संगीत का घर में बहुत अच्छा वातावरण था। तो मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि मैं संगीत सीखूं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं गाऊं। और मैंने सीखा भी कई सालों तक। मेरी गुरु थी अलकनंदा पनिटकर जी वहाँ पे, उनके साथ मैंने कई बरस सीखा है। लेकिन ये नहीं, क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है और किस विषय में कहाँ जाना है। तो सीखा, और लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर मैं बाहर चली गई, स्कूलिंग मेरी 10वीं तक वहाँ पे हुई। फिर मैं बाहर सागर से नाता छूट गया उसके बाद से। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, दिल्ली में अपना एमबीए वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब भी कर लिया। लेकिन इस सब के बीच में भी म्यूजिक चलता रहा, क्योंकि मैं अपने गीत लिखती थी, गाने का शौक था। और लौट के वापस बार बार उस तरफ इसलिए आती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें ही सबसे ज्यादा रस मिलता है मुझे। तो पढ़ाई, नौकरी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको रखना है साथ में। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। कॉलेज में भी मेरा एक बैंड था, फिर उसके बाद जॉब करते टाइम भी हम लोगों के कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते थे। फिर धीरे धीरे मेरा मन उड़ गया एक्चुअली वो सब कामों से, और फिर मैंने सोचा 2018 में कि मेरे को अब फुल टाइम यही करना है। तो बचपन में जो मिला वो मतलब एक तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन सबकॉन्शियसली आप बहुत कुछ पिक करते हैं। तो घर में एक तो माहौल था, और बड़े बड़े साहित्यकार आते रहते थे, पापा के जो कुलीग्स थे वो लोग आते रहते थे। बातचीत ही हमारी इन सब के बारे में ही होती थी अक्सर। तो इसलिए अपने आप बहुत कुछ पी जाते हैं बिना जाने समझे। और संगीत का भी ऐसा ही माहौल था कि माता पिता दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, और
संगीत समझते हैं, शास्त्रीय संगीत की समझ है दोनों को। तो घर में हम लोग के यहाँ तो क्लासिकल म्यूजिक चलता था, पुरानी गज़लें चलती थीं और पुराने हिंदी हिंदी फिल्मी गाने, वो सब कुछ चलता था। तो उस वजह से वो अपने आप एक आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, मतलब बचपन से ही, और वो धीरे धीरे फिर वो बढ़ता रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मयी, हमें बचपन, अपने बचपन के पास ले जाने के लिए, क्योंकि हम सबका अपना अपना बचपन रहा है और हम सबके अपने अपने अनुभव भी रहे हैं। और उसमें आपके बचपन ने आपके आज को कैसे संवारा है और पिरोया है, उसकी एक काफी बड़ी झलक हमें देखने को मिल भी रही है। शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब आप काव्य राग पर काम कर रही हैं, आपका एक पूरा ये सेटअप है काव्य राग, उसके विषय में हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आप जरूर बताएं। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनका एक यूट्यूब चैनल है इस नाम से, लेकिन काव्य राग है क्या, वो चिन्मयी ने शुरू किया है, और कैसे शुरू किया है इसकी दास्तान चिन्मयी बताएंगी। हाँ, तो देखिए, मैं अपने गाने, कविताएं थोड़ा बहुत लिखती थी, लेकिन फिर 2016, 17, 18 में मैंने कुछ कालजयी कविताओं को कंपोज करना शुरू किया, क्योंकि मुझे उनको पढ़ने में मजा आता था। और कुछ कविताओं को आप पढ़ते ही से आपको लगता है कि अरे, इसको गाया भी जा सकता है। तो उस तरह की कुछ कविताओं का मैं एक एल्बम बनाना चाहती थी कि जी, जो कविताएं मुझे अच्छी लगती है वो मैं औरों से भी शेयर करूं, और मैं क्यों ना इनको गाऊं। यही उसका एक ऑब्जेक्टिव था। तो उसमें महादेवी वर्मा जी की कुछ कविताएं थी, निराला और दिनकर साहब की कविताएं उसमें कुछ थी, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो अधिकतर जो कविताएं थी वो ये मतलब इन्हीं सब कवियों की थी, लेकिन उनसे मैंने कुछ 7-8 गीत कुछ तैयार किए पहले। मैं सोचा कि इसका एल्बम मैं रिलीज करूं। तो उसका नाम दिया म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट, ऐसे करके। और क्योंकि इस तरह का एल्बम बनाने में किसी रिकॉर्ड लेबल को तो कोई दिलचस्पी होती नहीं है, ऐसा मेरा मानना था कि होगी भी नहीं। तो इसको फंड कैसे करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब में, प्रोडक्शन में बहुत खर्चा होता है। म्यूजिक बनाना महंगा काम है। हाँ, तो फिर मैंने एक कैंपेन किया, क्राउड फंडिंग कैंपेन। विशबेरी नाम की एक वेबसाइट थी उस जमाने में। तो उस पर कैंपेन किया कुछ पैसे जमा करने के लिए, और वो कैंपेन काफी सक्सेसफुल हुआ। उस पर काफी बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर से उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाला। वो भी लोग जिनको हिंदी नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं समझ में आती है, उनको हिंदी कविता से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और अच्छी कविताएं अच्छे संगीत के साथ मिलकर के और प्रसारित होंगी तो कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समहाउ इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। तो इसलिए वो कैंपेन सक्सेसफुल हुआ, और उससे मुझे जो राशि जमा हुई उससे मैंने अपना एल्बम तैयार किया, वो टाइम्स म्यूजिक के साथ रिलीज हुआ। तो वहाँ यात्रा शुरू हो गई। और फिर हमने मैं, मेरे साथ मेरे पार्टनर जोएल, हम लोग सहभागी हैं इसमें, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन जो होता है वो पूरा उनका होता है। कॉम्पोजिशंस कुछ मेरी होती हैं, कुछ उनकी होती है, कुछ हमारी साथ में होती हैं, ऐसी होता है। और गाते हम लोग दोनों हैं उसमें। तो शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि काव्य और राग, तो मतलब अब उसका नाम काव्य राग पड़ गया, म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट से ही शुरू हुआ था वो, इस नाम से। और धीरे धीरे उसमें अब 100 से अधिक कविताएं जुड़ चुकी हैं। वाह, तो वो नई पुरानी हर तरह की, मतलब उसमें उसमें मीरा, कबीर, बुल्ले शाह भी आ जाते हैं, गोरखनाथ भी आ जाते हैं फिर उसमें। लेकिन यहाँ पे नरेश सक्सेना जी भी, अनामिका जी, विनोद कुमार शुक्ल, और बहुत सारी उर्दू पोइट्री भी अब उसमें शामिल हो रही है। तो ये सब कुछ उसमें बढ़ता जा रहा है कारवां। और एक कम्युनिटी भी बन गई है थोड़ी सी यूट्यूब पर। कुछ 35-40 हजार कुछ लोग हैं उसमें अभी। और मुझे समझ में आया कि इस तरह के म्यूजिक में लोगों को रुझान भी है। हम लोग जो लाइव प्रोग्राम्स करना हम लोगों ने शुरू किया, जी, शुरुआत में म्यूजिक फेस्टिवल्स थे या लिटरेचर फेस्टिवल्स थे, लेकिन जहाँ पे भी परफॉर्म करते थे और इनके अलावा भी जहाँ कहीं परफॉर्म करते थे पब्लिक इवेंट्स, तो लोगों को मजा आता था। और लोगों को लगता था कि अच्छा, ये कविताएं हमने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, ये गा भी सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, और ये तो बोरिंग भी नहीं है। तो और जहाँ कहीं हम लोगों ने प्रस्तुति दी और वहाँ पे हिंदी समझने वाले नहीं थे लोग, मतलब हम लोग ने भारत के बाहर भी यहाँ पे परफॉर्म किया 18, 19, 20 में। तो उसके बावजूद, भाषा की समझ ना होने के बावजूद भी लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि आपका एसेंस आप बयां कर सकते हैं संगीत के माध्यम से, बिल्कुल। रस भी उसमें मिल जाता है।
तो ऐसे करते करते समझ में आया कि नहीं, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है और इसको एक लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव की तरह आप देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ। में काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया चिन्मयी, शुक्रिया ये सब बताने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट के दौरान आपने कुछ कुछ चीजें कंपोज की होंगी, है ना? अभी वो काव्य राग के रूप में और आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप हमें म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट के समय का कोई रचा हुआ गीत या कुछ दो लाइनें गुनगुना के सुना सके तो मजा ही आ जाएगा। जी जी जी। सो जो सबसे पहली कविता थी, मुझे याद है महादेवी वर्मा जी की ही थी, जाग तुझको दूर जाना। तो वो कुछ ऐसी थी कि उसका अंतरा ऐसे था कि बांध लेंगे बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधाएं बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तू ना अपनी छाओ को, तू ना अपनी छाओ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना हो। ऐसा था, वो पहला ही गीत था। बहुत ही बढ़िया। तो आप ये जो कविता है मैंने वैसे पढ़ी हुई है, पर इसको आपकी आवाज में सुन के और भी ज्यादा, मतलब उसका अर्थ, उसमें जो संगीत ने जिस तरीके से दिमाग पर उसका असर छोड़ा वो अलग ही है। तो बहुत शुक्रिया चिन्मयी हमें इसको सुनाने के लिए। तो आपकी बातें सुन के मुझे एक चीज और भी लग रही है कि जो काव्य राग है और जो गपोड़िए है, दोनों काफी हद तक एक समान सोच रखते हैं। उनका, हमारा और आपका उद्देश्य एकदम समान है। आप जो है वो संगीत के माध्यम से किस तरीके से बच्चों की दुनिया में उसको लेके जाना चाह रही हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो रचनात्मकता, एक हम दोनों का ही कोर रहा, मतलब आर्ट के साथ किस तरीके से हम और एक्सपेरिमेंट करके जो शिक्षा है उसको और मजेदार बना सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। निशु, कुछ तुम कहना चाहती हो इसके बारे में तो कह सकती हो। आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे पहले तो शुक्रिया, इतनी खूबसूरत कविता को आपने जो सुरों में बांधा और जो पिरोया और हम तक लेकर आई। बहुत ही गजब की कविता है ये, और जितने प्रभावशाली ढंग से ये गीत में आती है उसका तो कहना ही क्या। मतलब मैं मंत्र मुग्ध थी अभी जब सुन रही थी, हालांकि आपके प्रोसेस का हिस्सा थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये कितनी पावरफुल है इस तरह गीत में आना। और हमारे बच्चों को जब हम दोनों ही पढ़ाते रहे हैं, थिएटर में काम करते रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में काम करते रहे हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है या है ही नहीं। शुरुआत जब हमने की थी तो शायद उपलब्धता ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम ऐसे साथियों से जुड़ते गए जिन्होंने अपनी पहल, जैसे आपने पैशनेट प्रोजेक्ट शुरू किया अपने लिए काव्य राग, और अपने सारे बचपन से जुड़े हुए पूरे अनुभव को पिरोकर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे प्रीति ने भी कहा कि गपोड़िए और काव्यराग लगभग एक ही तरह की यात्रा को आगे लेकर जा रहे हैं। आप बड़ों और बच्चों के साथ उसे जी रही हैं संगीत के माध्यम से, और हम यहाँ कहानी और नाटकों के माध्यम से इसे लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत में भी वो चर्चा, वो गप्पे हैं जो हमें कितना कुछ सिखाते हैं। और गपोड़िए तो है ही इसी बारे में कि हम कैसे अपनी रोज की आम दिनों की चर्चाओं में, गप्पों में कितना कुछ सीखते हैं और हम उसे दरकिनार कर देते हैं। हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि हमारे सीखने की सबसे पहली प्रक्रिया का
सबसे पहला हिस्सा है। बिल्कुल। तो गपोड़ी कुछ इसी तरह का काम कर रहा है कहानियों और नाटकों के माध्यम से। और इसी के साथ हम आगे चलना चाहेंगे। हम आपके साथ थोड़े और चीजों पर बात करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप कविताओं को लेकर आती हैं। जब हम बचपन में छोटे थे, मुझे याद है मेरी कक्षाओं में हम हार्डली जो दोहे होते थे, कविताएं होते थे, मुझे बहुत रुचि थी, प्रीति को बहुत रुचि थी, तो इसलिए हमने पढ़ा, याद किया। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए हिंदी की कविताएं या संस्कृत के जो श्लोक हैं वो बड़े ही मतलब रटे रटाए पद्धति पर जाने वाले थे, और उन्हें लगता था कि ये क्या बोरियत भरा काम है। जबकि वो बिल्कुल बोरियत भरा नहीं था, पर वो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत वो रहा हमारा। और आपने जब उसे संगीत में पिरोया तो वो अपने आप में एक दमदार बात थी। तो हमारे पास वो कंटेंट तब था नहीं। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो ये कविता और संगीत को आप कक्षा के अंदर और बाहर जो बच्चों की शिक्षा को समृद्ध करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, वो हम कैसे कर सकते हैं। आपने अपने बचपन में इसे जिया है और आप बड़े होकर भी अभी विद्यालयों से जुड़ी हैं, शिक्षकों से जुड़ी हैं, बड़ों से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप उसके विषय में हमें कुछ बताना चाहें। तो मुझे लगता है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि मुझे भी यही दिक्कत थी कि हमने जिस तरीके से कविताओं को स्कूल में पढ़ा है वो इतना उबाऊ हो जाता है कई बार, और वो आपको एक्चुअली एनकरेज करता है कि आप उस दिशा में ना जाएं। मतलब वो आपको उसका रस खत्म कर देता है कई बार इस तरीके से पढ़ाया। तो एक तो वैसा नहीं होना चाहिए कविताएं जब आप पढ़ रहे हैं, या संगीत संगीत भी कुछ हद तक, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते हैं या बचपन में लोगों को जबरन अगर सिखाया जाता है किसी को, तो वो सिर्फ एक एग्जाम पास करने की एक वो हो जाती है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, और उसको सिखाने का, समझाने का तरीका ये है कि उसको मजेदार बना करके प्रस्तुत किया जाए। उसमें बातचीत हो, उसमें कहानियां हो, उसमें आप अपने पर्सनल एनेक्डोट्स, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को उसमें डालें, और उसको एक मजेदार एक एक्टिविटी की तरह बच्चे के साथ शेयर करें। तो फिर उसमें कुछ रस आना शुरू होता है, और तभी से उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है उसमें। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है मजा बचपन से इन सब चीजों में। और फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद, जैसे जो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर वो आर्ट्स की तरफ अब आ रहे हैं, क्योंकि उनका पहला प्यार समझ में आया। तो बचपन पूरा निकल गया ये सोच के कि अरे नहीं, हमको जाना तो उस दिशा में, लेकिन फिर घूम के आते, मेरे जैसे लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि तरीका वही है कि एक तो बच्चों को फोर्स करके ना सिखाएं कुछ भी, और दूसरे उसको मजेदार बनाने के कई तरीके होते हैं। उनको आपको जिस तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट सिखाते हैं वैसे ना सिखाएं। और ये है कि म्यूजिक और पोइट्री कोई ऐसी चीज नहीं है, लिटरेचर ऐसी चीज नहीं है कि उसको सिर्फ करने के लिए किया जाए। वो ऐसी चीजें हैं जिनसे आपकी बेसिक स्किल्स डेवलप होती हैं, और वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आती है, वो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी काम आती है, वो आपको आगे चल करके अपनी पूरी जीवन यात्रा में काम आती है। तो जो कविताएं आपके जीवन का हिस्सा बनी, जैसे अभी जाग तुझको दूर जाना, वो मुझे कितनी बार इंस्पायर करती है मुझे खुद नहीं पता, मतलब बहुत प्रेरणा देती है। और एक कविता की बात नहीं है, मतलब आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं इन सब चीजों से। और अगर हम साइंटिफिकली समझें तो मतलब आपकी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आपका मोटर सिस्टम जो दिमागी है, वो सब कुछ बढ़ता है, उसका विस्तार होता है। जो अगर बच्चों को अगर बचपन से संगीत की शिक्षा दी जाए, या उनको लिटरेचर में लिखने में के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो इन सब चीजों से आपके इनोवेशन बढ़ता है, आप कुछ नया सोच पाते हैं, और वो सारी जो सोच है, वो विचार हैं, वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं पूरी जिंदगी में। आप इंजीनियर बनेंगे तो आप बहुत क्रिएटिव इंजीनियर बनेंगे, और टीचर बनेंगे तो बहुत म्यूजिकल टीचर बनेंगे। तो वो नवीनता, नयापन, कल्पनाशीलता, ये सारी चीजें जरूरी हैं, और ये सब सींचने में संगीत और कविता ये बहुत बढ़िया माध्यम हो सकते हैं, अगर इनको आप अच्छे से बच्चों को सिखाएं कि उनको ये बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे। इसी से जुड़ा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने शिक्षकों और माता पिता की भूमिका की बात करी, तो अगर आपसे हम कुछ टिप्स लेना चाहें कि कैसे शिक्षक, माता पिता या जो भी बड़े लोग बच्चों के इर्द गिर्द रहते हैं, वो कैसे बच्चों की रचनात्मक जो सोच है उसकी अभिव्यक्ति को और प्रोत्साहित कर सकते हैं, और इसमें संगीत कैसे मदद कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि संगीत कैसे मदद कर सकता है उनको, मतलब प्रश्न दोबारा बताइए। माता पिता, आपने क्या कहा? कि संगीत का उपयोग बच्चों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए
किस तरीके से माता पिता और शिक्षक जो है वो कक्षा में कर सकते हैं, या कहीं पर भी जहाँ वो सीखने सिखाने की बात हो रही है उसमें संगीत किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सकता है उनकी क्रिएटिव सोच को बढ़ाने के लिए? क्रिएटिव सोच को बढ़ाने में नहीं, तो देखिए इसके लिए तो बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है कि संगीत की शिक्षा अगर उनको दी है या उनको अगर शुरुआत से संगीत सिखा रहे हैं तो वो ज्यादा खुश रहेंगे, वो ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे, ये सब कुछ होगा ही। तो आप पहले तो ये कि आप उनको इंट्रोड्यूस करें ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोड्यूस करें, लेकिन उसको एज अ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी बनाने के बजाय उसको सिर्फ एक्सपोजर देने के लिए आप उनको इंट्रोड्यूस करें कि ये तुम करके देखो क्या तुम्हें अच्छा लगता है। अगर वो कई तरह के वाद्य आप उनको दिखाएं या उन्हें बताएं कि इसको कैसे बजाया जा सकता है, धीरे धीरे अगर उसको खुद इंटरेस्ट होता है किसी चीज में तो वो खुद तब कर लेगा। पहली बात तो ये कि फोर्स ना करें, दूसरी बात ये कि कॉम्पिटिटिव नेचर की चीज में ना घुसाएं उसको। मतलब मुझे याद है कि जैसे बचपन में मुझे कहा जाता था कि अरे गाना गाते हो तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं जा रहे हो, मतलब जाना है, मतलब और कुछ तो है ही नहीं जैसे, है ना। तीसरी मुझे लगता है कि कॉपी करने को ना कहें किसी के, अच्छा कि क्योंकि वो सीख रहा है वो ऐसे करता है तो तुम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसे गाओ, ऐसे बनो। वो चीजें मुझे नहीं लगता कि अब वो काम करती हैं हम जिस दुनिया में, तो फॉलो करके किसी को करें या कॉपी करके किसी को करें वो नहीं, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। अब तो हम ऐसे समय में आ गए हैं जब एआई की वजह से सिंगर्स की कोई शायद जरूरत भी नहीं महसूस होगी थोड़े समय में, क्योंकि एआई से सारी आवाजें निकल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। क्यों आप संगीत सीख रहे हैं, क्यों आप गाना सीख रहे हैं, ये भी कोई पूछ सकता है ना। लेकिन क्योंकि सबकी अलग अलग जरूरत है, क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है, और संगीत में अपना ओरिजिनल कुछ सोचने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि सुने सुनाए आप चीजों को गाएं, ये फोर्स ना करें, लेकिन बच्चों को आप थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे दें और फिर कोशिश करें कि वो उसको लेकर के क्या खुद अपना कुछ नया करते हैं, खुद कुछ बजाने की कोशिश करते हैं क्या, अपना संगीत और बना पाते हैं क्या। अगर वो चीज उसने शुरू कर दी तो फिर उसे अपने आप इतना मजा आने लगेगा कि वो उसे नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग चलने लग गया उसमें ना, वो कॉपी नहीं कर रहा है, वो रट नहीं रहा है कुछ भी। तो रटने को ज्यादा तवज्जो ना दें और एज अ क्रिएटिव प्रोसेस उसको उसकी खिड़कियां खोलें दिमाग की कि भाई इस डायरेक्शन में जाके देखो क्या होता है, कुछ नया आता है दिमाग में। तो वो मुझे वो अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है स्कूल्स की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जबकि हम क्लासेस में भी अपने जब हम शिक्षिका के रूप में काम करते रहे बच्चों के साथ या बच्चों के साथ अन्य कारणों से बच्चों के साथ जुड़े रहे, तो हमने ये खास तौर पे देखा कि जब हम बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं तो ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है क्रिएटिविटी की ओर बढ़ना और क्रिएटिव प्रोसेसेस का हिस्सा बनना। जबकि जब टीचर या पेरेंट्स या कोई और उनके बड़े उनको लगातार फोर्स करते रहते हैं तो बच्चों का उसमें से मन उखड़ जाता है, जो बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है। और आप जो बात कह रही थी कि किस तरह से हम जो है लगातार इंजीनियर बनते जा रहे हैं, डॉक्टर बनते जा रहे हैं, टीचर बनते जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वो स्किल्स हैं या वो हमें एजुकेटेड कर रहे हैं। ये दोनों चीजों का एक बहुत बड़ा अंतर है। संगीत हमें स्किल्ड तो बनाता ही है, साथ में एक अच्छा इंसान होना भी सिखाता है, तो ये एक बहुत गहरी और जरूरी बात है। और एम्पैथी का जो लेवल हम संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से या किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस से सीखते हैं, वो शायद ही हम किसी स्किल्ड एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये भी कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग को हमारे समय में भी यही था कि सब कुछ मार्क्स ज्यादा लाने के लिए पढ़ाई करते थे, है ना, ज्यादा स्कोर करना है। बट आप देख रहे हैं कि हमारी सारी एजुकेशन इस तरीके की सारी एजुकेशन हमारी फेल होती दिखती है हमको, क्योंकि बड़े हो ना तो आपको उनकी मार्क्स की कोई जरूरत रह जाती है ना कुछ, आपने जो स्किल्स पिकअप की हैं वो आपके लिए जिंदगी भर काम आएंगी। तो अगर आपने बचपन में म्यूजिक हो, पोइट्री हो, उसका स्कल्पचर्स बनाने का कुछ काम हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, वो शायद आपकी जिंदगी भर काम आती है, वो आपके किसी भी टेक्निकल फील्ड में भी काम आती है। बिल्कुल और आर्ट में तो आती ही, लेकिन वो हमेशा के लिए एक सीधी समझी हुई बात हो जाती है, सीखी हुई बात हो जाती है। और इसीलिए अभी मुझे लगता है कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन को, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसको बहुत ध्यान दे रहे हैं कि किताबी ज्ञान ना हो सिर्फ। तो उस म्यूजिक, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि आप इनको अगर टूल की तरह यूज करें पढ़ाने में, चाहे वो साइंस की इक्वेशंस हो, अगर उनका आप एक दोहा बना दें
क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। या हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं या डेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, अगर कोई याद रखना ही है आपको, तो आप क्या उसको एक मीटर में ढाल के गीत नहीं बना सकते? क्यों नहीं? उस तरह की चीजें, ये तो बहुत छोटे से बच्चों जैसे उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजों में संगीत का उपयोग हो सकता है। और अगर कोई नहीं भी उपयोग हो, तो सिर्फ इसीलिए बच्चों को संगीत और कविताएं आपको एक्सपोजर देना चाहिए, क्योंकि उनको जीवन यात्रा में वो कहीं ना कहीं बहुत सुख और बहुत रस देने वाली है, बचपन से अगर उनका साथ मिल गया है तो। और आगे चल करके वो उसे चाहें तो पिकअप कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। इसलिए एक्सपोजर उनको जरूर देना चाहिए, और ऐसे देना चाहिए कि वो उनको उबाऊ ना। बिल्कुल। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, मीटर में ढालकर। हाँ। तो जैसे बहुत सारे अध्यापक हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो संगीत में खुद को पंगु मानती हूँ। क्योंकि जब भी हम कुछ कक्षा में गाने या उससे मैं आम धुन गुनगुनाना ठीक है, पर मैं सिर्फ बाथरूम में गा सकती हूँ, लोगों के सामने नहीं गा सकती। तो अगर आपसे मुझे टिप्स लेनी हो कि कुछ ऐसे 2 या 4 ऐसे तरीके जिससे हम फटाफट से मीटर को सेट कर पाए किसी भी कविता में, तो वो क्या है? अगर आप हमें कुछ बता पाए तो हम जैसे लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी। मीटर, देखिए, मीटर की समझ क्या है? गिनती है बेसिकली ना, कि कैसे चीज को पढ़ा जा रहा है। एक मीटर में है मतलब ताल में है कि नहीं, ये एक बेसिक वो है। अगर ये नेचुरली आपको इंस्टिंक्टिवली समझ में आता है तो बहुत अच्छा। नहीं आता तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है समझने में। कि अब जैसे मैं यहाँ पे जैसे एक किताब है, ये ये बच्चों की प्लूटो आई थी हाँ। असल में, तो मैंने उठा ली। तो ये, अब इसमें एक कविता है, एक सपना, है ना। तो माँ मैंने देखा एक सपना, चलता फिरता घर हो अपना, घर गाड़ी या गाड़ी घर हो, कभी गांव हो कभी शहर हो। ठीक है। तो माँ मैंने देखा एक सपना, चलता फिरता घर हो अपना, घर गाड़ी या गाड़ी घर हो, कभी गांव हो कभी शहर। आप पढ़ते हैं तो ही आपको समझ में आ जाता है कि उनकी लेंथ ऑफ सेंटेंसेस दोनों की बराबर है, और जहां जहां उस पे वेट डाल रहे हैं वो भी लगभग बराबर है। तो अगर आप टेक्निकली नहीं भी समझते हैं कविता को, या आपने उसको एज अ सब्जेक्ट आपने उसको ब्रेक डाउन करके नहीं सीखा, तो भी आप पढ़ेंगे ना उसको 2-4 बार, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मीटर में है कि नहीं, क्या ये बराबर है कि नहीं, कि एक ही वजन के शब्द दोनों पंक्तियों में एक साथ आ रहे हैं कि नहीं, बराबरी पे आ रहे हैं कि नहीं, बराबरी की दूरी पर आ रहे हैं कि नहीं। तो ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। एक तरीका तो यही है। और फिर अगर आपको पता चल गया कि कविता को गाना या म्यूजिक बनाने के लिए मीटर में होना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो राइम में हो, वो मीटर में हो, क्योंकि शब्दों में अपने आप एक नैसर्गिक रूप में एक संगीत होता है। और हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी कविता राइम में होनी है और मीटर में होनी है तभी उसको गाया जा सकता है, ऐसा नहीं। तो लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अगर आप शुरुआत करेंगे किसी चीज को, कि अगर मीटर में है, ताल में है, तो क्या मैं इसको गा सकती हूँ, उनको गाना आसान होता है मीटर वाली कविताओं। ये रूल है। जो मीटर में नहीं है उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा कहाँ पे इसमें ज्यादा वजन देना है, कहाँ पे रुकना है। ने आप मीटर नहीं तय कर दिया है राइटर ने आपके लिए। और मुझे लगता है इसमें जो गजब का हुनर लेकर आते हैं वो हमारे गीतकार हैं, जो हमारे लिए संगीत के रूप में उसे पिरोते हैं, क्योंकि कई बार बिना मीटर के गाने भी इतना अद्भुत संजोग रचते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, आपकी बात से हम बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं कि जरूरी नहीं कि मीटर में होना ही चाहिए, पर हाँ, मीटर में होगा तो उसका अपना एक अलग संगम है। हाँ, रस और अलग रस मिलता है उसमें, मीटर में नहीं होने में भी अलग रस मिलता है। इसी के साथ चिन्मय, मैं जिन चीजों पर बात करना चाहती हूँ वो ये कि एक काफी लंबा समय रहा है हमारा जहां पर हम लगातार ऐसी शिक्षा के रूप में अपने आप को है या इस तरह का काम करना है, और जो हमारा क्रिएटिव प्रोसेस। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज कट गई थी, दोबारा दोहराना। मैं फिर से दोहराती हूँ। मैं ये कह रही थी कि आज हमारा बहुत लंबा समय था जो सिर्फ हमको इसी बात पर फोकस करवा रहा था। अभी तो एनईपी 2020 आई तो हमारे लिए आसान हो गया कि अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर जो है बहुत
अच्छे से दिया जा रहा है, लेकिन एक लंबा समय जहां पर इस पर कोई बात ही नहीं की गई, वहां लोग लगातार जो है साहित्य से, संगीत से, गीत से, किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस से बहुत दूर होते जा रहे थे। और हमारे जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, वहां पर हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही कम होता जा रहा था या लगभग खत्म सा था। तो उसमें संगीत, क्योंकि हम अगर आपको याद होगा कि पहले जितने भी प्रदर्शन होते थे, आंदोलन होते थे, या कोई भी तरह का, अगर आप नहीं किसी चीज के साथ अपना वो रखते हैं, तो आप संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, नारों के माध्यम से अपनी बात को, असहमति को जाहिर करते थे। तो ऐसे में ये जो असहमति है, या असहमति का सौंदर्य कहेंगे हम इसे, वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं, उस पर मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूँ। और बच्चों तक इसे कैसे पहुंचाया जा सकता है, खास तौर पर बड़ों को भी और बच्चों को भी। जी हाँ, नहीं तो प्रतिवाद का संगीत जिस बात, प्रोटेस्ट वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत अहम चीज रही है हमेशा ही, कॉलेजों में और कॉलेज के बाद भी, और चाहे वो मजदूरों के हक के लिए कुछ गीत बनते हों, या यूनियंस के साथ कॉलेजों में जो गाए जाते हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी, मतलब जैसे संगीत हमको हमारी जड़ों से तो जोड़ता ही है एक तरीके से, हाँ। और दूसरे जिस तरह की दुनिया में हम हैं उसका चेहरा, ये सारी ही, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो कोई भी तरह की लिटरेचर तो खास तौर पे, कि आपको आईना तो दिखाता ही है, आप किस दुनिया में हैं, आप किस समाज में हैं, और उसके उस समाज में क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या तकलीफें हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे आपको अवगत कराता है, उनको जोड़ता है, और उनको और जोर दे करके आपको कहता है कि इनके बारे में आप कुछ करें। तो वो एक बहुत अहम बात है जो लिटरेचर, कविता, संगीत, सब ये मिलके करते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि बल्ली सिंह चीमा जी की एक कविता हम लोगों ने, जब ये किसान आंदोलन हुआ था, तो चश्मा उतार देख, उस समय में हम लोग ने कंपोज की थी, या मैंने ही कुछ एक गीत लिखा था, डेमोक्रेसी का कीड़ा, वो शायद कोविड में। तो सटायर हो या प्रोटेस्ट हो किसी चीज को, उसको आवाज देने में संगीत और कविता बहुत अहम भूमिका अदा कर सकती है, करती ही आई है हमेशा से। और उसके साथ हमारे आज के समय के जो मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बात कही जा रही है, चाहे वो पेड़ों का कटना रोकने के लिए कही जा रही है, चाहे वो जो हमारी जनजातियां हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे अगर कुछ घटता है तो उसके खिलाफ, या विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, या जो जितना क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई बात कही जा रही, तो ये सारी चीजें जब गीत के रूप में आती हैं तो वो एक बहुत असर भी करती हैं पैदा, और दूसरे वो फैलती भी जल्दी हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको किया जाए। और मुझे नहीं पता कि आज के समय में हम कितना ये करते हैं, और क्योंकि हर एक चीज बड़ी इंस्टेंट होती है कि अच्छा अभी कोई चीज न्यूज में आई है तो चलो क्या इस पे कुछ कह दें, या इसके लिए कुछ गाना बना दें, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर से कोई चीज आवाज आ रही है कि कुछ घटना घटी है और उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, और आपके जो शस्त्र हैं वो यही हैं, आपकी कलम, आपकी आवाज और आपकी क्रिएटिविटी। तो चाहे वो आप एक नाटक तैयार करके करें, चाहे वो एक गीत लिख करके करें, या कविता, ये सब बहुत सशस्त्र, मतलब बहुत सशक्त माध्यम है इनको आवाज देने के लिए और इनको मजबूत बनाने के लिए। आई थिंक इसी में ही हमारे जो लोकगीत रहे हैं वो इसका बहुत खास जो है हिस्सा रहे हैं। और आपने भी शायद लोकगीतों पर काम किया है, तो क्या ऐसा कोई गीत या उसकी कुछ पंक्तियां आप हमारे साथ यहाँ सुना सकती हैं, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को? लोकगीत मैंने अलग से तो नहीं गाए हैं, लेकिन अब जैसे नरेश सक्सेना जी की एक कविता है गुल्लो बेड़नी के लिए, वो कविता है एक सत्य घटना पे आधारित है, वो एक लोकगीत की तरह ही है वो। और पिया जिन जइयो नदिया के तीर, गगन में घुंघरू बजे, गगन में घुंघरू बजे। तो वो जो कविता जब सॉरी मैं पूरी नहीं गा रही हूँ, देख रही हूँ,
लेकिन वो कविता की जो कहानी है पीछे की, हाँ जो पृष्ठभूमि, वो इतनी दमदार है और वो ऐसे झकझोर देती है आपको, अगर आप उसकी पीछे की पूरी कहानी पढ़े कि वो क्या घटना थी जिससे जो उनके दिमाग में रही होगी जब वो बहुत छोटे थे, नरेश सक्सेना जी, और फिर उन्होंने उसको इस गीत के रूप में ढाला है। जी। तो आप हिल जाते हैं अंदर से और आपको हम्म, लगता है कि ये और वो घटना आपको मतलब एक गीत तो है ही, ठीक है, लेकिन वो उसका जो एंड है कि सब कुछ आपके प्रतिरोध का हिस्सा बन जाता है, मतलब कि चींटियों से लेकर के पंछी, पक्षी, मछलियां, सब कुछ आपके साथ आवाज बन के उठ रही हैं। तो वो अंदर से आपको एक जैसे आपके खून खौलता है या आपको एक अंदर से उमड़ता है जज्बात जब आप उसको पढ़ते हैं। तो इस तरीके से, जैसे क्योंकि लोकगीतों का आपने उदाहरण दिया तो मुझे ये ध्यान में आया, लेकिन हाँ, ये हमेशा से ही रहा है, मतलब कि हमारे सारे दुख दर्द, हमारी सारी तकलीफें समाज की, हमारे सारे कष्ट, हमारा गुस्सा, नाराजगी, सब कुछ हमारे लोकगीतों का हिस्सा है, बिल्कुल। कहीं ना दबा हुआ है उसमें। और सालों साल से वो चीजें जो चली आ रही हैं सदियों से, वो अभी भी रेलेवेंट है, तो वो लोकगीत भी अभी भी इसीलिए हजारों सालों से चल रहे हैं। और वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है एक तरह से ना। जी और अगर वो नहीं होते तो शायद आज जो हम हैं, हमारा अतीत और हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य कभी आपस में मिल ही नहीं पाता शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति, आप कुछ कह रही थी। हाँ, तो जैसे आपने निशु में शब्द का इस्तेमाल किया सांस्कृतिक धरोहर। अब हम आजकल जिस युग में जी रहे हैं वो बहुत डिजिटलाइज्ड युग है, और बच्चे जो हैं वो हमारे शायद अपनी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर से इतना जुड़ा रहना उनके लिए वाइब नहीं है। तो किस तरीके से, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से भविष्य में संगीत और कविता को किस तरह बच्चों के सामने लेके जाया जाए, और कैसे म्यूजिक जो है वो उनकी भाषा और सांस्कृतिक धरोहर को अ, उनसे जोड़ पाएगा, मतलब कैसे हम उसको संजो के रख सकते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? कैसे संजो के रख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो चीजें टाइमलेस हैं, कालजयी हैं, और हम्म। जिनका आज भी है और आपको लगता है कि भविष्य में भी रहेगा, जैसे हमारा लोक संगीत है ऐसा, है ना, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो रस है, या उसमें जो भावनाएं हैं, वो हमारी जनरेशन के लिए भी रेलेवेंट है और आने वालों के लिए भी रहेंगी, भले ही समय कितना ही बदल जाए। तो फिर आपको उनको पैकेज अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता चल गया कि समय बदल गया है, तो आपको उनको अलग पात्र में डाल के प्रस्तुत करना पड़ेगा। उनकी पैकेजिंग पे, उनकी मार्केटिंग गलत शब्द है, लेकिन उनको प्रसारित करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे जो शहरों में रहते हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि पता कि उनका अपना संगीत क्या है, उनकी अपनी बोली क्या है, वो गांव छूट चुके हैं, पुराना कस्बा छूट चुका है, सब कुछ छूट गया, और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, तो उनको अपनी मदर टंग का, अपनी मातृभाषा का भी ज्यादा वो नहीं रह गया, कनेक्शन टूट रहा है। तो फिर आपको उसको पैकेज सलीके से करना पड़ेगा और उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो संगीत में तो ये बहुत होता है कि मतलब अगर कोई कॉम्पोजिशन है, वो आपको पता है कि वो बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉम्पोजिशन है, चाहे वो 50-60 साल पुरानी क्यों ना हो, तो क्या उसका प्रोडक्शन नया हो सकता है, ताकि आज के बच्चे के बच्चे भी उसको एंजॉय कर सकें। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं फिल्मी गानों के, नॉन फिल्म सॉन्ग्स के, जिसमें पुराने लोकगीतों को या पुरानी नज्मों को, गजलों को रिवाइव किया है नए प्रोडक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन के लिए भी वो सूटेबल हो, और उनको लगे कि नहीं, साउंड्स के पूरा नया है, बदल गया है, लेकिन ओरिजिनल जो कॉम्पोजिशन है वो शायद 100 साल पुरानी। तो वो उसी तरीके से वर्क करता है। उसी तरीके से आपको मुझे लगता है लिटरेचर में भी करना पड़ेगा कि क्या हम जो कविताएं हैं जो बच्चों के लिए सही हैं, लेकिन हम उसको उस तरीके से ना सिखाएं जैसे हमें सिखाई गई है बचपन में, उस ढर्रे पे ना लेकर हम उसको थोड़ा सा और मजेदार बना दें। क्या हम उसको गाकर सिखा सकते हैं तो गा के सिखा दें, क्या हम उसको एक्ट करके सिखाने में ज्यादा मजा आ सकता है तो उसको उस तरीके से एक्टिंग के साथ उसका एक प्ले बना दें, कुछ कर दें, इनएक्ट करके बताएं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यही है, उसको रीपैकेज करना और उसको बचा के रखना, क्योंकि वो आगे के समय के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि डिजिटल मीडियम ये बहुत आसान हो गया है फ्रैंकली देखा जाए तो, क्योंकि
बच्चे बड़े सब लोग डिजिटल मीडिया पर हैं, इंटरनेट पे सब लोग हैं, तो आपके लिए उन तक पहुंचाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना क्लटर है कि इसमें आप अपनी बात को ढूंढना। कैसे तो उसको अलग तरीके से उसकी यूनिकनेस बनाए रखें और फिर उसको पहुंचाएं नए नए तरीके से पैकेज करके। बिल्कुल। और एक जो जरूरी बात आपने कही कि हमारी जो भाषाई संस्कृति है और हमारी जो लोक संस्कृति है, वो हमारे आज को और हमारे भविष्य को समेटने के लिए और बेहतर बनाए रखने के लिए कितनी जरूरी है, जो कविता और संगीत के माध्यम से भी आती है। और कहीं ना कहीं हमारे जो अभी के बच्चे हैं या जो अभी हमारी अभी की जनरेशन्स हैं, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो लगातार वैश्विक जो ढर्रा है उस पर तो चलते जा रहे हैं और उनकी भाषाएं भी सीख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। कभी हिंदुस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री हुआ करता था, आज भी है, लेकिन वो प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। तो आप संगीत के माध्यम से जो हमारे देश की अपनी बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग कितनी ही हजारों बोलियां हमारे पास हैं, उसको बचाकर रखने के लिए किस तरह का संगीत जो है रचा जा सकता है, कक्षाओं में, कक्षाओं के बाहर, कॉलेजेस में, स्कूलों में, हमारे आसपास समुदाय बनाकर, बड़ों के पास इतना ज्ञान है जो ओरल हिस्ट्री से भी हमारे पास आया है। तो इसके विषय में अगर आपका कोई गीत हो जिसके माध्यम से आप बताना चाहें या आप कोई विचार इस पर रखना चाहें तो वो जरूर बताएं। हाँ, तो देखिए बहुत कुछ है जो हमारी हमारी धरोहर का हिस्सा है और मिलता है, तो हमारा हमें लगता है कि अब वो नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ। तो लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल आर्काइव्स है हमारे पास, है ना, बहुत बहुत सारा बढ़िया मटेरियल है जो शायद दूरदर्शन के पास है या ऑल इंडिया रेडियो के पास है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन हम तक वो जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए उस तरीके से आती नहीं है और उनके प्रोडक्शन पे दोबारा काम नहीं किया गया है। राइट। तो ये उनको अब हम इंटरेस्टिंग नहीं मान पाते, मतलब एज अ लार्ज पॉपुलेशन हमारी जनरेशन के लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, रिलेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो एक तो दिक्कत ये है, और स्कूल कॉलेजों में या हमारी एजुकेशन में हम वो तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दें बच्चों को इन सब के लिए और उनको अपनी या तो शिक्षा का हिस्सा बनाएं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनका, और दूसरे प्रोत्साहित करें बच्चों को कि उनका इस्तेमाल करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। वो भी जो गपोड़िया भी वही कर रहा है कि कविताएं, शेर व शायरी, संगीत, ये आपकी रोजमर्रा के डिस्कशंस का, डायलॉग्स का हिस्सा होना चाहिए। तो अपने घर में उस तरह की भाषा का आप उपयोग करें। आप सिर्फ क्योंकि बच्चे को स्कूल में इंग्लिश में पढ़ना है तो आपको घर में भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, तो अगर आप कनेक्शन तोड़ेंगे तो वो तो वैसे भी खत्म हो जाने वाला है। तो पहले तो ये पिता को अपना वो बना के रखना पड़ेगा, बच्चों से उस तरह की बातें शेयर करें जो उनको इंटरेस्टिंग भी लगे, उनको मजा भी आए और उन्हें लगे कि वो कुछ सीख रहे हैं जो उनके साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। तो अपनी अपनी बोलचाल पे अगर स्कूल कॉलेज में और घर के वातावरण में उनको ये सब मिलता है तो वो अपने आप उनका हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमारे कविता गीत होते हैं वैसे ही कुछ कहानियों के भी गीत होते हैं। तो कविता गीत और कहानी गीत में किस तरह की अलग नुआंसेस होते हैं उन दोनों के, या क्या अलग तरह का ढांचा रहता है? क्या इस पर आपका मतलब क्या विचार है? आप क्योंकि इसी के क्षेत्र में काम भी करती हैं, तो क्या कविता गीत और कहानी गीत अलग होते हैं? पहला सवाल तो यही है, और अगर वो अलग होते हैं तो किस तरह अलग होते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। कविता गीत और कहानी गीत क्या अलग होते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज बेसिकली एक कहानी ही प्रस्तुत करते हैं, हम जो भी करते हैं, चाहे वो एक गीत के माध्यम से हो, चाहे वो कविता के माध्यम से हो। हम एक फिल्म या एक पिक्चर दिखा के भी हम एक कहानी कहना चाह रहे हैं, मतलब। और युवल नोआ हरारी जो राइटर है, अगर हम बात करें, सारी दुनिया ही सिर्फ एक कहानी ही है, मतलब सब कुछ एक कहानी तो है, मतलब चाहे रुपया पैसा धर्म हो, हमारी भाषाएं हो, सभी कुछ है, हमारा समाज, सबकी बुनियाद कहानी ही है। तो जब हम एक गीत को भी प्रस्तुत करते हैं तो हम एक कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके दिमाग में एक स्टोरी की तरह वो गीत छपना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एज अ सॉन्ग मैं अलग नहीं मानती हूँ, उसमें पोइट्री में क्या कहा गया है वो कोई कहानी है
या वो कविता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक पिक्चर जो क्रिएट कर रहे हैं गीत के माध्यम से, वो हमेशा एक कहानी के रूप में ही मैं समझती हूँ उसको। इसीलिए हम लोग आजकल जो लाइव प्रोग्राम्स भी जो करते हैं उसमें हमने उसको एज अ प्ले ही किया हुआ है तैयार। उसमें कविताएं होती हैं, उसमें गीत होते हैं, लेकिन वो एक स्क्रिप्ट होती है जो चल रही होती है, और उसी स्क्रिप्ट में कविताएं, गीत, ये सब उसका हिस्सा है। डिस्कशन, डायलॉग का हिस्सा बनते 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 तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप एक तरीके से आप एक फिल्म देख रहे हैं, आप एक कहानी को सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आधार तो वही है हमारी हर चीज का, कि कहानी क्या है, व्हाट्स योर स्टोरी। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है कि आजकल के भी आप जो गाने सुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे समय में जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उसमें शायद पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि हमने हमारे पास ना देखने सुनने के लिए इतना कुछ हो गया है इंटरनेट पे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ओरिजिनल ऑथेंटिक वॉइस सुने, स्टोरी सुने आपकी। अगर आप कुछ गा रहे हैं तो वो क्या आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना अनुभव है, आपका अपना दिया हुआ है वो सब कुछ। तो अगर वो नहीं है तो आपको लोग नहीं सुनना चाहेंगे। तो अपनी जबान में अपनी कहानी को कहना संगीत में, वो एक बहुत बहुत पावरफुल टूल बन चुका है, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में खासतौर से वो इस समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। जो स्टोरी वाली जो कविताएं होती हैं, जब जैसे रश्मि रथी है, वो एक पूरी कहानी ही है, कहानी बयां कर, सीन बाय सीन, है ना। तो उसमें उसको जब हम गाते हैं तो उसके हमने कुछ ही दृश्य लिए हैं, लेकिन वो एक पूरा ड्रामा है आपके सामने जो दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। और उसको गाते हुए वही लगता है कि आप एक पूरी कहानी बयान कर रहे हैं, लेकिन उसमें पोएट्री भी उतनी ही शक्तिशाली है, उतनी ताकतवर है। तो ये अलग अलग मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है हर चीज या तो एक कहानी है और वो पोइटिकली कही गई है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि चिन्मयी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, खूबसूरत गाने लिखती हैं, और आज हमारे साथ जिस चर्चा में जुड़ी हैं उसमें हम लोग जिस थीम पर काम कर रहे हैं वो है साहित्य, बाल साहित्य, शिक्षा और समाज, जिसमें भाषा की भूमिका भी बहुत अहम है। तो यदि आपके चिन्मयी से कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, और इसी के साथ हम दरख्वास्त करेंगे चिन्मयी से अपने कुछ गाने हमारे तक इस लाइव के माध्यम से पहुंचाने के लिए। पर उससे पहले प्रीति कुछ कहना चाहती है। और अगर आप चिन्मयी के गीत सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर काव्य रंग करके उनका चैनल का नाम है, वहां पर उनकी पूरी रचनाएं सुन सकते हैं। तो आप चिन्मयी, माइक आपके पास है, आप हमें जो आपका दिल चाहे वो सुना सकते हैं। कुछ सवाल भी जो है पूछे गए थे। आई थिंक एक किसी ने शायद एक शिकायतें करके बुक है सुरु जिंदल जी की, और वो चाहते हैं कि आप उनकी बुक जरूर पढ़ें जब भी आपको समय मिले। तो हम सुरु जिंदल जी से कहेंगे कि आप जरूर उन्हें कमेंट सेक्शन में या मैसेज सेक्शन में वो लिंक भेज दीजिएगा, अगर उन्हें समय मिलेगा तो जरूर देखेंगे। पर आप लोगों की अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पर रखें, तब तक हम सुनते हैं चिन्मयी को। तो मैं आपको एक दो गीत सुनाती हूँ। तो जो गाना अभी हम शुरुआत में चला रहे थे तो मैं वही सुना देती हूँ पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुक्ला जी का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ये जो कविता हम लोगों ने कंपोज की थी, पेड़ तुम दर्जी, इसको 2-3 साल हो चुके हैं। और आज तक मुझे इस पे मेल्स आते हैं, उस पे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो गाना रेडियो पे भी खूब चला। तो बच्चों ने सुना, कई बच्चों ने सुना, फिर अपनी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मुझे कई बच्चों ने भेजा है। वाह। तो उनको कविता याद हो गई है, तो और पापा को भी अच्छी लगती है। तो इस गीत से मुझे ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नहीं, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन हम बना सकते हैं अच्छी कविताओं को गीतों के रूप में अगर हम रिकॉर्ड करें। और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा, वो बड़े बच्चों के लिए भी, सबके लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छा संगीत और अच्छी कविता वो बच्चों बड़ों को आप डिवाइडिंग एज के हिसाब से नहीं डिवाइड होती। वो जो ये अच्छा है वो बड़ों के लिए तो अच्छा होगा ही, और बच्चों के लिए है, मतलब जरूरी नहीं कि वो बचकाना हो। तो वो उसमें बहुत समझदारी वाली बात भी हो सकती है, उसमें बहुत मजेदार बात भी हो सकती है, सूझबूझ की बात भी हो सकती है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन हो सकता है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कविता लगती सीधी सादी है कि पेड़ तुम दर्जी, और बहुत आसान
सा लगता है कि अच्छा 2-2 लाइन, मतलब बहुत छोटी लाइंस हैं इसकी ना, तुमने हाँ। कितने तिले घोंसले कितनी, बहुत आसान और कम शब्दों की लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, लेकिन उसका जो मतलब है, और वही मैंने कहा ना कि जो पिक्चर वो पेंट करता है वो बहुत मायने रखता है, बहुत सुंदर बनता है, और इमेजिनेशन भी बहुत सुंदर है, और जो बात कह रहा है, जो मैसेज है, वो भी वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सुंदर। इस तरह बिल्कुल का मुझे लगा कि अब ऐसे तो हम ऐसी 40-50 कविताओं को हम लेकर के काम बिल्कुल किया करेंगे। जाना चाहिए, हमें इंतजार भी है। एक सेकंड, थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा इसको। इस दौरान हमारे दर्शकों के और श्रोताओं के कोई सवाल हैं या कोई विचार हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम जरूर उनके बारे में मतलब चिन्मय से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे आपके सवाल का जवाब दे पाए। अगर आपको उनकी बातें अच्छी लगी, कोई विचार अच्छा लगा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उनको वो जानकर भी खुशी होगी। बहुत ही प्यारा कमेंट चिन्मय के लिए आया है, जो कह रहे हैं कि चिन्मय जी सीधा किसी आसमानी दुनिया में पहुंचा देती हैं। If the child is you, if the child in you is alive, you easily connect with the world, words and music. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली मुझे अपनी कविताएं भी भेज रहे हैं आजकल, तो मैं जब भी समय मिलेगा उन पे भी कुछ काम करूंगी। कुछ बहुत खूबसूरत कविताएं आई है मेरे पास मेल्स पे पिछले कुछ दिनों में, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। खैर, तो इस पे तुम पेड़ नहीं तुम दर्जी, पेड़ तुम पेड़ नहीं तुम दर्जी, तुमने कितने सिले घोंसले, कितनी सिली हवाएं हो, तुमने कितने सिले घोंसले, कितनी सिली हवाएं, धूप सिली तो बिखर गई कतरन कतरन छायाएं, धूप सिली तो बिखर गई कतरन कतरन छायाएं, तुम पेड़ नहीं तुम दर्जी, पेड़ तुम पेड़ नहीं तुम दर्जी, मिट्टी सिल के रंग बनाए पानी से आकाश हो, मिट्टी सिल के रंग बनाए पानी से आकाश, मिट्टी रंग हवा पानी को जोड़ा दिया तराश, मिट्टी रंग हवा पानी को जोड़ा दिया तराश, तुम पेड़ नहीं तुम दर्जी, पेड़ तुम पेड़ नहीं तुम दर्जी हो, वाह, गजब गजब। ये कविता जो है वो जब आप पढ़ते हैं तो इतनी प्रभावशाली है ही, पर जब हम तुम्हें सुनते हैं चिन्मयी तो ये गजब ही कर देती है। बिल्कुल, थैंक यू। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, कविता जब आप पढ़ते हैं कोई भी, तो उसमें एक तो नेचुरली उसमें कुछ एक म्यूजिक होता है उसके भाव में, और कवि ने जब भी लिखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों में म्यूजिक पैक करके ही आता है उसके साथ, आपको सिर्फ कई बार उसको अनफोल्ड करना होता है, खोलना होता है उसको। बिल्कुल। तो नेचुरली उसमें कुछ कुछ म्यूजिक, बहुत सारी कंपोजिशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार में आती है, आपने पढ़ा और आपने उसको गा दिया एक तरीके से, और फिर आपने उसको गीत में
ढाल दिया। ये उसी तरह की एक कॉम्पोजिशन है जो पढ़ के पहली बार ही आई थी कि अच्छा इसको ऐसे गा सकते। और उसका बस उसकी कोशिश ये होती है संगीत की कि उसमें जो भाव है कविता में, क्या उसको और उभार सकते हैं क्या हम थोड़ा सा, या उसमें हम थोड़ा सा अपना संगीत का रस घोल के कविता को और ब्यूटीफुली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसका भाव निकलना चाहिए, उसका जो एसेंस है या जो उसमें उसका जो कोर है वो नहीं बदलना चाहिए किसी भी तरीके से, मतलब नहीं उसका हिलना नहीं चाहिए कुछ। तो यही कोशिश रहती है सारी कविताओं के साथ। बहुत 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 शुक्रिया। अब हम दूसरा कौन सा गाना आपका सुनने वाले हैं? दूसरा ये एक एक्चुअली ये गीत मुझे बहुत प्रिय है जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन कभी ऐसी लाइव गाया था। अनामिका जी की एक कविता है, निंदिया का एक द्वीप रच दूं मैं तेरे लिए। आप लोगों ने सुना है क्या? मैंने गीत तो नहीं सुना है, कविता जरूर पढ़ी है। तो ये जैसे हम राइम और मीटर की बात कर रहे थे, तो ये फ्री वर्ड्स में है अधिकतर कविता जो है, मीटर में नहीं। और मुझे इस तरह की कविताओं को कंपोज करने में कई बार ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मीटर नहीं होता उनका संगीत से जो रिश्ता है वो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हमको उसमें ज्यादा मजा आता है। एकदम सीधा सीधा कुछ मिल जाए तो बिल्कुल। सबको ड्रामा चाहिए ना लाइफ में, थोड़ा ड्रामा चाहिए। तो कुछ तो होना चाहिए, अरे ये तो बहुत थोड़ी सी परेशानी हो रही है इसमें, या कुछ फिक्स मीटर नहीं है जो, तो उसमें ज्यादा वो आता है। तो ये कविता तो खैर बहुत सुंदर है ही, और ये है उनकी अभी जो किताब आई है हाल में उसका ही हिस्सा थी। निंदिया का एक द्वीप रच दूं, गर्भस्थ शिशु के लिए उन्होंने एक लोरी लिखी थी। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। एक महास्वप्न की तरह मेरी बेटी तू जागती है सारी रात, भीतर के पानियों में मारती कहुनी तू जागती है सारी रात। एक महास्वप्न की तरह मेरी बेटी तू जागती है सारी रात, भीतर के पानियों में मारते कहुनी तू जागती है सारी रात। बतिया खीरे जैसे लोचदार बाहों से साइकिल चलाती हुई जाना कहाँ चाहती है। बतिया खीरे जैसे लोचदार बाहों से साइकिल चलाती हुई जाना कहाँ चाहती है। क्या मेरी बाहों में आने की जल्दी है, ये तेरी अम्मा तो पहले ही चल दी है। क्या मेरी बाहों में आने की जल्दी है, ये तेरी अम्मा तो पहले ही चल दी है। पगलाई सी तेरी ओर अपने से अपने तक की यात्रा होती है बेटी होती है कैसी अछोर, जानती है ना। इस महाजागरण के समंदर में निंदिया का एक द्वीप रच दूं मैं तेरे लिए। इस महाजागरण के समंदर में निंदिया का एक द्वीप रच दूं मैं तेरे लिए। इंद्रधनुष का बांध दूं मैं चंदोवा तेरे लिए। इंद्रधनुष का टांग दूं मैं चंदोवा तेरे लिए।
गिरती हुई बूंदे रचती रहे बंधनवार, जोगी हरदम ही रहे तेरे द्वार, तेरे द्वार। और लोक मंगल के झिलमिल स्पंदन सब भरे रहे तेरा घर बार। लोक मंगल के झिलमिल स्पंदन सब भरे रहे तेरा घर बार, तेरा घर बार, तेरा घर बार। हमारे स्कूल में मतलब बच्चों के साथ हम जब भी कुछ ऐसा सुनते हैं या देखते हैं जो गजब का हो तो हम ऐसे बारिश करवाते हैं। तो ये चिन्मय इस गाने के लिए क्या सुनाया है आपने, मतलब मैं बैठी हुई थी, मैं फिर भी खो गई थी कहीं और शायद, और गीत में ही कहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे उनकी रचना बहुत सुंदर लगी और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनको पिछली बार लाइव में सुना पाई कार्यक्रम में। वाह। वो बैठे सामने अनामिका जी और उन्होंने कहा कि पता नहीं तुमने कैसे समझ लिया कि कौन सी पंक्तियां नहीं गाने की हैं और कौन सी गाने। और तो कई जगह पे मीटर नहीं है लेकिन वो फिर भी उस कॉम्पोजिशन का हिस्सा, तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। और मुझे ये भी लगा कि कविता जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप में ये मुश्किल कविता है। बच्चों के साथ जब इस गीत को शायद हम सुनेंगे तो वो जो इमेजरी की बात हम करते हैं कि कविता में इमेजरी बहुत निखर के आनी चाहिए, वो आपके गीत गाने की वजह से वो बहुत एक पिक्चर दर पिक्चर मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि आप क्या कह रही हैं। भले ही उसमें हर शब्द का अर्थ बच्चा ना समझ पाए, पर एक इमेजरी को समझते हुए उस कविता और उस गीत को जरूर समझ लेगा। तो बहुत ही अद्भुत आनंदमयी कविता आपने हमें सुनाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हाँ, मतलब थैंक यू सो मच। और हम लोग की अभी यही कोशिश है कि इस तरह की बहुत सारी कविताएं और संगीत हमको साथ में पिरोना है, जो एक तो ये कि बच्चों तक भी पहुंचे, बड़ों को भी उसमें कुछ रुझान पैदा हो, उनको मजा आए। और ये कविता एक्चुअली बच्चों के लिए है नहीं, थोड़ी सी क्योंकि मैच्योर है। ये वो सीनियर क्लासेस में शायद जेंडर की क्लासेस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उस तरीके से बच्चे समझ बड़े होने तक। लेकिन बहुत इमोशनल है और माँ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा, माँ के पर्सपेक्टिव से जो बात आ रही है अपनी अभी ना जन्म ली गई बेटी के लिए, वो बहुत ही मतलब एक गजब है। बिल्कुल। तो इस तरह की कविताएं तो बहुत हमारे समय में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि तो हमारी जनरेशन और मतलब इसके बाद जो समय अब हम देख रहे हैं उसमें इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ राइट्स और ये सारी चीजें तो बहुत अहम मुद्दा है ही हमारे समय का, आज के टाइम में भी। तो इस तरह की पोइट्री को काफी सारी मैं चाहती हूँ कि हम लोग कंपोज करें। और दूसरी चीज ये है कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के समय का मुद्दा है, वो है मेंटल हेल्थ। तो बहुत सारे लोग उससे जूझ रहे हैं, तकलीफ से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। और संगीत, अच्छा संगीत अगर है और कविताएं और ये सब मिलके आपको मेंटल डार्कनेस से बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसा मानते हैं। तो उस तरीके की भी कुछ पोइट्री को लेकर के और संगीत के साथ उसको हम एक कंपाइलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विच इज पर्टिकुलरली फॉर मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ। और हमारे जैसे कंट्री में जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब 136 है कुछ हमारा, तो हमें तो बहुत जरूरत है, मुझे लगता है कि हम कुछ अगर इस्तेमाल ना भी कर पाए संगीत का, हम उससे कितना रुपया पैसा कमाते हैं, प्रोफेशनली उसको करते हैं या नहीं करते हैं वो पता नहीं, लेकिन क्या हम थोड़ी सी खुशी बांट सकते हैं क्या, और अपने आप को ही खुश रख सकते हैं संगीत से और लिटरेचर से और आर्ट से। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ही खुश नहीं है तो हम क्या प्रोडक्टिव काम करेंगे, हम क्या कर लेंगे, कर सकते हैं हम। और अगर बच्चे खुश हैं, बच्चों पे अगर आए तो बच्चे अगर खुशी महसूस कर रहे हैं तो वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मस्ती में रह करके करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही करेंगे, जीवन के एग्जाम भी अच्छे से ही पास कर लेंगे।
वो नहीं है, मेंटल हेल्थ नहीं है अगर आपकी, और मेंटल वेलबींग नहीं है, अंदर से उत्साह नहीं पैदा होता अपने आप हर सुबह उठ करके, तो फिर आप कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीजें बहुत अच्छा टूल साबित हो सकती हैं। आपकी इसी बात में मैं एक बात जो जोड़ना चाहूंगी, मुझे लगता है कि संगीत जिस तरह की हीलिंग लेकर आता है हमारी दुनिया में, चाहे हम किसी भी दौर से गुजर रहे हों, वो हीलिंग शायद ही कहीं और से आ सकती है, क्योंकि अचानक से हमारे ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो शायद बिल्कुल ही निर्जीव या किसी भी अवस्था में नहीं थे, सुप्तावस्था में एक तरह से पड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं आप जैसे मेंटल वेलबींग की हम बात कर रहे हैं, मेंटल वेलबींग के बारे में हम शुरू से ही नहीं सोचते हैं। हमारे देश में शुरू से ही इस पर कोई खास ना ही शिक्षा पर में बातचीत होती है, सुना भी नहीं कभी था भी ना, नहीं, हमने तो ये कभी भी नहीं। बच्चे नहीं सुने थे, बहुत बड़े होके ही सुने, हाँ और और पहले की जनरेशन ने तो कभी भी नहीं सुने उसके पहले। हाँ, तो तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि हम कैसे ये जो मेंटल वेलबींग है, जिसके पीछे हम पड़े तो हुए हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते हैं कि इससे कैसे पार पाना है। और कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि चुनौतियां होना कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम चुनौतियां होना नहीं है, पर उन चुनौतियों से आगे बढ़कर अपने लिए एक रास्ता तय करना बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए बनती जा रही है, और वही इशू क्रिएट करती है मेंटल वेलबींग का, कि जब हम उन चुनौतियों को ना तो समझ पाते हैं और ना ही उन चुनौतियों के लिए एक सफर तय कर पाते हैं। तो संगीत, और आपका संगीत मुझे लगता है इसमें बहुत मदद कर रहा है। हाँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं हम कि उस तरीके का ही संगीत बनाएं बहुत सारा, जो लोगों को खुशी भी दे, उनको थोड़ा सा एक संबल भी दे, अगर कोई तकलीफ में है, दुख में है, स्ट्रेस अगर बहुत है तो स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेस अब सबको बहुत ज्यादा, और बहुत खासतौर से बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को, महानगरों में रहने वाले लोगों को तो बहुत ही ज्यादा, तो उनको हल्कापन महसूस हल्का। हो जब भी सुने, और दिमाग पे जो इतना सारा बोझ लाद के हम लोग घूमते रहते हैं, वो थोड़ा हाँ, सा थोड़ी के लिए उतर जाएगा। बिल्कुल। तो कोशिश वही है। तो मुझे बहुत बहुत लगता है शुक्रिया। कि जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कुछ लिखा है, वो आप लोगों को, आपको लाइव सुन चुके हैं बहुत बार, तो शायद उसके विषय में भी उन्होंने कुछ कमेंट्स यहाँ लिखे हैं। आई थिंक मिस्टर शेख सरिया हैं जिन्होंने आपको शायद लाइव सुना है मुंबई में ही, और अमन त्रिपाठी हैं जो कह रहे हैं कविता है रविंद्रनाथ टैगोर की, आमारो पुरानो जहाँ चाहे, प्लीज आप अपने आवाज में एक बार गा दीजिए। या आप अगर नहीं अभी से गीतबद्ध कर पाई हैं तो आप समय ले सकती हैं, पर जरूर सुनाइएगा अगर है तो। हमारो पुराना जहाँ चाहे तो यूट्यूब पर है मेरी गाई हुई कविता। हाँ, आई थिंक मैंने वो शायद नहीं अभी तक सुनी है, मैंने काफी सारे सुने हैं या, लेकिन या वो शायद ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर सुना हाँ, दीजिए। हाँ, इसकी लिरिक्स मुझे निकालनी पड़ेगी, और मुझे इस तरीके से याद भी नहीं है, पर मैं हम मेरा आपका लिंक जरूर साझा कर देंगे। जी, हाँ, आपका लिंक भी हम लोग शायद यहाँ साझा कर देंगे उस हाँ, कमेंट में ही मैंने शायद। कोविड टाइम पे गाई थी, तो उस टाइम तो याद हो गई थी, लेकिन उसके बाद से कभी गाई नहीं, बांग्ला में हाँ, की कविता है, तो वो मैं थोड़ा सा तैयार करके गाऊंगी। बिल्कुल। एक किसी पुलकित जी ने ये लिखा था कि वो कैसे ये समझ सकते हैं कि पोएट्री के लिए, मतलब इस गाने के लिए किस तरह की पोएट्री का चुनाव किया जाए, ये हम कैसे समझें, ऐसा एक सवाल हमारे श्रोताओं ने, दर्शकों ने पूछा था। इस गाने के लिए मतलब वो कंपोजर है। ये तो उन्होंने नहीं बताया, उनका सिर्फ सवाल था कि हम कैसे चुने कि हम इस पोएट्री को या इस पोम को चुन सकते हैं और उसका गाना बना सकते हैं। हाँ, तो देखिए, ये तो कोई मतलब इसमें साइंस कम है, अपना रुझान ज्यादा है, जिसको पढ़ के आपको लगे कि ये आपके अंदर से नेचुरली कुछ एक आवाज आ रही है कि अच्छा इसको मैं गा सकते हैं, या इसको म्यूजिक में ढाल सकते हैं, तो आप उसको बना पाएंगे। दूसरे, अगर कुछ पर्टिकुलर थीम को लेकर के आप ज्यादा जागरूक हैं, किसी तरह की कविताएं, एक तरह की कविताएं हैं जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, ज्यादा मूविंग लगती हैं, आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं, उस तरह की कविताओं को आप चुन सकते हैं। और इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, फिर ऑडियंस कौन है, किनको आप सुनाने वाले हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे जब बच्चों के लिए अगर हम गीत बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थीम्स तो उसमें हजारों तरह की हो सकती हैं बच्चों के हाँ, लिए, जो उसमें यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ वाली भी बहुत सारी पोइट्री आ सकती है, उसमें ट्रैवल रिलेटेड बहुत कुछ आ सकता है, उसमें सामाजिक मुद्दों पर भी बहुत कुछ बात हो सकती है, लेकिन भाषा आसान आपको रखनी पड़ेगी।
तो आप वैसी ही कविताएं चुनेंगे। फिर आप उनकी कॉम्पोजिशन बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे जिसको एंजॉय कर सकें, आपका पर्पस वो भी है। तो ऑडियंस के हिसाब से आपको चुनाव करना पड़ता है। और खासतौर से जैसे हम लोग जब लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, तो तब तो फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सामने जो जनता बैठी है, श्रोता जो बैठे हैं, उनको क्या ये समझ में आएगी, पसंद आएगा, उसके हिसाब से आप उसको चुनाव करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने कविताओं को इसी तरीके से चुना है कि मुझे जो चीजें इंस्पायरिंग लगी या जिन टॉपिक्स से मुझे बहुत ज्यादा रिलेट मैं कर सकती हूँ, तो उस तरह की कविताओं को मैंने चुना है, बिना ये सोचे कि अच्छा ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी क्या किसी को, या मतलब वो मुझे अगर अंदर से लग रहा है तो मैं करती हूँ फिर उस पे काम जी। और उसके अलावा और कोई तरीका, मतलब मैंने कारण ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे उसके ज्यादा। पर हाँ, लाइव परफॉर्मेंस को सोचना पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बातें हम अगले 4-5 घंटे भी करते रह सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके गीत सुनने में हमें बहुत ही मजा आ रहा है, और उसके अलावा जो आप अपने विचार बता रही हैं उनसे भी हमें काफी जुड़ाव महसूस हो रहा है, और हम भी रेजोनेट करते हैं आपकी बात से। तो अब लेकिन समय की पाबंदी है, 1 घंटे की हमने बात कही थी और 1 घंटे से तो काफी ऊपर समय हो गया है। तो अब इसी के साथ हम चिन्मयी को शुक्रिया कहते हैं, और उन सभी साथियों को भी शुक्रिया कहते हैं जो हमारे लाइव में आए। और लाइव शुरू होने से पहले भी जो साथी आए और उन्होंने इंतजार किया कि 4 बजेंगे तो ये कुछ शुरू करेंगे, तो उस समय भी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं प्रीति और मैं निशु आपको अलविदा कहते हैं और शुक्रिया कहते हैं। निशु, आप सभी लोग चिन्मयी से जुड़े रहें, हमसे गपोड़िए से जुड़े रहें और लगातार आते इस तरह के सेशन का हिस्सा बने रहें। हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बाल साहित्य, साहित्य, भाषा, शिक्षा और समाज की इस थीम को हम दूर दूर तक और सब लोगों तक पहुंचाएं, और अलग अलग ऐसे खास व्यक्तित्वों को अपने इस गपोड़िए पेज पर लेकर आएं, जिससे हम एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समुदाय बना सके जो सबका हो। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लगातार सुनते रहेंगे चिन्मयी के नए गाने, पुराने गाने। इसी के साथ नमस्ते गपोड़िए की ओर से। शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय बाय। थैंक यू। शुक्रिया।